आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 53 लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए देर किस बात की, सुनते हैं आज की स्टोरी। देखिए अभी तक 52 तक यदि आप लोगों ने सुना होगा तो आपको समझ में आएगा। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। सर को मैं नमन करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी। अब बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे विचारकों का ये मत होगा कि यूरोप में तो लगातार भूविज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर इसका विकास कैसे हुआ, लगातार ये कहानी बताई जा रही है। लेकिन लोगों की जिज्ञासा होगी कि भारत में कब से इसका विकास हुआ, इसके बारे में जानना शुरू किए और काम शुरू हुआ। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि भारत में कब से स्टार्ट हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे प्राचीन वाङ्मय में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया। तैत्तिरीय उपनिषद का उल्लेख किया जा चुका है। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई या अग्नि से, ये दोनों नेपच्यूनिस्ट और प्लूटोनिस्ट विचारधाराएं हमारे प्राचीन साहित्य में भी पाई जाती हैं। यह भी हमने देखा। अब बात आती है कालगणना की भी। हमारी अपनी एक पद्धति रही जिसमें परार्ध, कल्प, मनवंतर, युग आदि का विस्तृत विवेचन प्राचीन भारतीय साहित्य में पाया जाता है। यद्यपि उस कालगणना का आधार क्या था यह पता न होने के कारण हम उन्हें वैज्ञानिक नहीं मानते। लेकिन प्राचीन काल से भारत में पत्थरों, धातुओं, रत्नों आदि का प्रयोग होता रहा है। इसके भरपूर पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान और रत्न विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और उसका उल्लेख हम आगे कहीं करेंगे। परंतु आज हम यहाँ प्राचीन भारत में शैल विज्ञान के कुछ पहलुओं पे चर्चा करते हैं। मेरे पिताजी यानी जो परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर हैं, उनके फादर डॉक्टर नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान के विद्वान थे। चूंकि मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी था, इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्राचीन काल से मूर्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शैलों का अध्ययन करूं। उन्होंने मुझे कुछ संदर्भ ग्रंथ भी पढ़ने के लिए सुझाए। तो इस विषय पर मैंने थोड़ा काम किया। संयोग ऐसा है कि अब लॉकडाउन के कारण मैं जहां हूं वहां मेरे पास नोट्स उपलब्ध नहीं हैं और मुझे स्मरण शक्ति का ही केवल आधार था। मैंने अपनी समय की शिला पर इस पुस्तक में इस विषय पर पत्थर के भगवान शीर्षक से एक निबंध लिखा था। संयोग से वह पुस्तक भी अभी मेरे पास नहीं है। मैं आभारी हूँ अपने मित्र और प्रकाशक श्री महिपाल सिंह कंडारी जी का, जिन्होंने उक्त निबंध का फोटो मुझे भेज दिया, जिससे मैं इस विषय पर कुछ लिख पा रहा हूँ।
हम जानते हैं कि आज भूवैज्ञानिक सेलों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय, औषधि, कायांतरित आदि रूपों में करते हैं, परंतु सेलों की उत्पत्ति की ये अवधारणाएं यूरोप में भी 17वीं 18वीं शताब्दी तक स्थिर नहीं हुए थी। हमारे यहाँ प्राचीन विद्वानों ने सेलों का वर्गीकरण मूर्ति निर्माण की दृष्टि से उपयोगिता के आधार पर किया। मूर्ति या वास्तु निर्माण से संबंधित जानकारियां हमें अपराजित, पृच्छा, मान सोल्लास, नारदीय संहिता, रूप मंडन आदि ग्रंथों तथा कतिपय पुराणों से प्राप्त होती हैं। मूर्तियां बनाने की वस्तुओं के बारे में अग्नि पुराण हमें बताता है कि मूर्तियां मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न, सैल, सुगंधित पदार्थ या फूलों से बनाई जाती हैं। मृण्मयी, दारुघटिता, लोहजा, रत्नजा तथा शैलजा, गंधजा, च्वय, कौसमी, सप्तधा, स्मृता। अग्निपुराण मूर्ति निर्माण के लिए शैल कैसे हो, इसके बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि अर्थात शिला एक समान रंग वाली ठोस चिकनी पृथ्वी के अंदर की जो पहाड़ का भाग हो, बहुत अधिक आघात से टूटने वाली, मजबूत लेकिन मृदुल और मनोरम होनी चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह भी बताता है कि शिला सूर्य किरणों से तप्त अग्नि में जली या खारे पानी से प्रभावित न हो, अर्थात वे शैल अपक्षयण से भी परिचित थे। शैलों के गुण, दोष, वर्गीकरण आदि के बारे में जो जानकारी हमें उपलब्ध होती है उसको हम आपको आगे बताएंगे। तो हम यहीं पर आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर सम्मान स्नेह पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।